नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। कल शाम से चौंकाने वाली खबर आ रही है। जो 6 दशक में नहीं हुआ था वह कल की शाम में खबरें प्रसारित हुई है। आज जब भारत की क्रांतिकारी परिस्थिति इतनी ज़्यादा मतलब उर्भर हो चुकी है, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार है जो लगातार जनता के आक्रोश के डर से पार्लियामेंट के अंदर में 3 चक्र का एक फेज लगाया जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग किया जाएगा ताकि वहाँ पर कोई बाहर से लोग घुस ना जाए। नेपाल की घटना से डरी हुई है सरकार, इतनी ज़्यादा इंतजाम कर रही है। दूसरी तरफ वह जो है 74 ईस्वी से लेकर के 74 के आंदोलन से लेकर के आज तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं, छोटे बड़े सभी आंदोलनों का एक लिखित मुआयना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फंडिंग कहाँ से हुआ, इन तमाम चीज़ों पर वह एक रिसर्च करवा रही है ताकि आंदोलन को रोका जा सके, दमन चक्र तेज किया जा सके। जो कोई लोग आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ समय रहते मतलब पहले ही उनको गिरफ्तार करके या ख़त्म कर दिया जाए ताकि आंदोलन की शुरुआत खत्म हो जाए। तो इतनी सारी तैयारी की एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार कर रही है और दूसरी तरफ इसी में देश में जो 6 दशक से सशस्त्र संघर्ष चला रही थी सीपीआई माओवादी, उन्होंने अचानक सरेंडर करने का एक पत्र जारी कर दिया है। मैंने पिछले दिनों बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में कि जिस तरीके से मुखबिर के पार्टी के अंदर में बुरी तरह से घुसपैठ हो चुका है। हर आए दिन जो है लोग सरेंडर कर रहे हैं और परिणाम हो रहा है कि बड़े बड़े लीडर मारे जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर में कई संख्या में मैंने आधे दर्जन से अधिक सीसी मेंबर की शहादत हुई है। तो ऐसे में जब एक तरफ क्रांतिकारी परिस्थिति में सरकार डरी हुई है आंदोलनों से, दूसरी तरफ सीपीआई माओवादी सरेंडर करने का एक ये सूचना दिया है, विज्ञप्ति जारी किया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर माजरा क्या है। दूसरी तरफ मैंने बताया था आपको कि जिस तरीके से देव जी का 5वें महासचिव के रूप में सीपीआई माओवादी में नियुक्ति हुई है, उसके जस्ट बाद जिस तरीके से सुजाता ने सरेंडर किया है, इसके भी मायने निकाले जा रहे थे कि आखिर क्या पार्टी सरेंडर की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आपको बता दूं, सुजाता जो है जतना सरकार की राष्ट्रपति रही हैं, वह उन्हीं का देवर हैं आपको अभय, जो कि प्रवक्ता रहे हैं सीपीआई माओवादी के, और उनके माध्यम से ही यह पत्र जारी किया गया है सरेंडर करने के बाद। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम इस पर जो है पूरी पार्टी से बात करेंगे, जो जेल के अंदर उनके लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे और तमाम चीज़ों को वो बहस केंद्र में लाएंगे। उसके बाद ही आकर के पार्टी सरेंडर की बात आगे बढ़ाएगी। तो ये तो एक टेक्निकल चीज़ रही है। इस पर कि सरकार क्या रुख अपनाती है, इस पर तो देखना पड़ेगा सरकार क्या बोलती है। वो भी इस विज्ञप्ति की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इन चीज़ों के बीच में हम जानेंगे अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले 5 दशक से बल्कि 6 दशक से सीपीआई माओवादी सशस्त्र संघर्ष भारत में चला रही है, उनका क्या स्थिति रहा है। 5 महासचिव हुए हैं अब देव जी लगा करके। पहले महासचिव चारण मजूमदार थे, दूसरे महासचिव कोंडापल्ली सीतारामैया थे, तीसरे महासचिव गणपति थे, चौथे महासचिव वासवराज जिनकी शहादत हुई थी, और अब 5वें महासचिव हैं देव जी। क्या देव जी की नियुक्ति पार्टी के अंदर कलह को बढ़ा दिया है? क्या देव जी जिस तरीके से क्योंकि आम धारणा रही है, एक आम नियम रहा है कि जब भी किसी महासचिव की नियुक्ति होती है कांग्रेस होता है, कांग्रेस में तय होता है। लेकिन अभी जो जिस तरह की स्थिति है, पार्टी के नेता आपस में मिल तक नहीं पा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, असंभव सी स्थिति है। चारों तरफ मुखबिर पुलिस लगी हुई है और आधुनिकतम तकनीक के माध्यम से माओवादियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद भी सीपीआई माओवादी के जो मुख्य लीडर थे वो इंद्रावती एरिया क्षेत्र में अगर वो मीटिंग कर पाए तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। खैर, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि सीपीआई माओवादी की सीरीज ऑफ जनरल सेक्रेटरी महासचिव रहे हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही है और उन्होंने किस तरीके से संघर्ष को आगे बढ़ाया है और आज तक इसी तक लाया है। आइए हम देखते हैं उनके एक एक करके सभी महासचिवों के बारे में।
सीपीआई माओवादी के 5 महासचिव हुए हैं और उनका संक्षिप्त परिचय जो है कम्युनिस्ट क्रांतिकारी इतिहास का एक स्वर्णिम काल है। सीपीआई माओवादी का इतिहास उसके प्रथम संस्थापक महासचिव चारू मजूमदार से शुरू होता है, जिन्होंने भारत में पहली बार सोवियत संघ की अंधकारपूर्ण संशोधनवादी नीतियों से किंग कर्तव्य विमूढ़ भारत की क्रांतिकारी जनता के हाथों में संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए क्रांतिकारी मशाल थमाई और चुनाव बहिष्कार का पसंदीदा नारा बताते हुए सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। जल्दी ही चारू मजूमदार को पुलिस ने पकड़ लिया और कठोर यातना देते हुए उनकी हत्या कर दी। आज जब सीपीआई माओवादी अपने चौथे महासचिव बसवराज की मौत के गम में हैं, तब इनके बीच देवजी जैसे महान क्रांतिकारी नेता ने सीपीआई माओवादी को 5वें महासचिव के रूप में नेतृत्व दिया है। असल में सीपीआई माओवादी को अब तक अपने 4 महासचिवों ने नेतृत्व दिया है और अब 5वें महासचिव के रूप में देवजी मौजूद हैं। सीपीआई माओवादी के संस्थापक महासचिव चारू मजूमदार से लेकर अब तक के सभी महासचिवों के बारे में हम यहाँ एक संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जरूर कहना चाहेंगे कि महासचिव बसवराज और महासचिव देवजी समाज के सबसे उत्पीड़ित, शोषित और दमित तबके से आते हैं। इसलिए एक और जहाँ ये समाज की सबसे उत्पीड़ित, शोषित जनता की आंखों का तारा बने, तो वहीं मनुस्मृति आधारित शोषणकारी समाज बनाने के लिए हर संभव उपाय करने वाली ब्राह्मणवादी हिंदू फासिस्ट मोदी सत्ता इनको खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है। सीपीआई माओवादी के नए महासचिव देवजी के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो बिहार में उनको लोकप्रिय बनाती है वो यह है कि बिहार की जनता के सबसे लोकप्रिय शहीद नेता देव कुमार, जो सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो मेंबर रहे हैं, उनका नाम धारण किए शायद, संभवतः ऐसा लग रहा है। ज्ञात हो कि माओवादियों की क्रांतिकारी की धारा में एक परंपरा बनी है कि लोकप्रिय शहीद नेता का नाम उनके बाद के नेता या कार्यकर्ता अपना लेते हैं। तीसरे महासचिव गणपति ने भी गणपति नाम एक जुझारू माओवादी नेता की शहादत के बाद अपना लिया था और समूची दुनिया में इसी नाम से मशहूर भी हुए। इसी तरह महासचिव देवजी का नाम भी बिहार के जहानाबाद से माओवादी आंदोलन के पोलिट ब्यूरो सदस्य देव कुमार उर्फ अरविंद कुमार के नाम से लिया गया लगता है, जिन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार विश्व विख्यात जहानाबाद जेल ब्रेक जैसे सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया था। बहुत बाद में वे 1918 में समुचित इलाज किए बगैर मृत्यु को प्राप्त हुए। यही कारण है कि वर्तमान माओवादी महासचिव देवजी का सीधा संबंध बिहार की जनता से भी जुड़ जाता है। आइए हम एक एक करके पांचों महासचिव के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा प्राप्त करते हैं। ये जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है ये इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य कई माध्यमों से मुझे मिली है। प्रथम महासचिव चारू मजूमदार के बारे में, चारू मजूमदार जिनका जन्म 15 मई 1918 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 28 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत की कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वे नक्सलवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIML के संस्थापक एवं महासचिव रहे। एक प्रगतिशील जमींदार परिवार में जन्म मजूमदार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया और बाद में नक्सलवादी विद्रोह जो 1967 ईस्वी में हुआ था के माध्यम से सशस्त्र क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जीवन किसानों के संघर्ष, आर्थिक असमानता के खिलाफ विद्रोह और माओवादी विचारों के प्रति क्रांतिकारी गतिविधियों से भरा रहा। उनका विचारधारा और राजनीति ने भारत की राजनीति में गहरा प्रभाव डाला, जिस कारण एक समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सबसे बड़ा आंतरिक संकट बताया था, तो वहीं अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे खतरनाक बताया और उनके गृह मंत्री अमित शाह ने तो एक कदम आगे बढ़कर 31 मार्च 1926 तक माओवाद को समाप्त कर देने की बात किए हैं। मजूमदार जी का जो प्रारंभिक शिक्षा था वह इस प्रकार था। मजूमदार जी के जन्म के बाद से जो है उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे, लेकिन परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। किशोरावस्था से ही मजूमदार सामाजिक असमानताओं से विद्रोह करने लगे थे। उन्होंने 1937 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया और पबना जिले जो भी बांग्लादेश में है के एडवर्ड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1936 में विश्वविद्यालय में कम्युनिज्म के संपर्क में आने के बाद से वे इस आंदोलन से जुड़ गए
और 1938 में पड़ोसी जलपाईगुड़ी जिले में संगठित सीपीआई में शामिल हो गए। पार्टी उस वक्त प्रतिबंधित थी, इसलिए वे छिपकर किसान आंदोलन में किसानों के बीच काम करने लगे। मजूमदार जी का राजनीतिक जीवन किसानों के अधिकारों पर केंद्रित रहा। 1940 के दशक में वे तेभागा आंदोलन के प्रमुख संगठक रहे हैं, जो विभाजित बंगाल में फसलों के 2/3 हिस्से के लिए किसानों का संघर्ष था। इस आंदोलन ने भूमि और फसल पर अधिकार करने पर जोर दिया और मजूमदार ने उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में सक्रिय भूमिका निभाई। 1948 में सीपीआई पर प्रतिबंध लगने पर उन्हें 3 साल जेल में रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद वे सिलीगुड़ी लौटे और आंदोलन को पुनर्जीवित करने लगे। 1952 ईस्वी में उन्होंने सीपीआई की एक साथी लीला मजूमदार सेनगुप्ता से विवाह किया, जो वे भी सक्रिय कम्युनिस्ट थी। लीला एक शिक्षिका और बीमा एजेंट भी थी, जिन्होंने परिवार का आर्थिक बोझ संभाला। इन दंपत्ति के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा, जो अभिजीत हैं। 1964 में सीपीआई के विभाजन के बाद मजूमदार जो हैं सीपीआई-एम में शामिल हुए, लेकिन पार्टी चुनावी राजनीति और सशस्त्र संघर्ष को स्थगित करने की नीति से असहमत हो गए। 1967 ईस्वी में नक्सलबाड़ी में किसान विद्रोह हुआ, जहां जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। मजूमदार ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इसे भारतीय क्रांति का प्रारंभिक बिंदु माना। यह विद्रोह माओतेस्तों की चीनी क्रांति से प्रेरित था, जहां किसानों को सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने का तरीका का आधार बताया था। नक्सलवादी घटना ने नक्सलवाद सबको जन्म दिया, जो बाद में भारत के कई हिस्सों में फैला। 12-13 नवंबर 1967 को तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथियों ने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज AICCR का गठन किया, जो बाद में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज बना। 2 अप्रैल 1969 ईस्वी को इन्होंने CPIML की स्थापना की, जिसके संस्थापक महासचिव सरोज मजूमदार बने। उनकी विचारधारा वर्ग शत्रुओं की हत्या और सशस्त्र विद्रोह पर आधारित थी, जिसे उन्होंने 8 दस्तावेज में विस्तार पूर्वक लिखा है। मजूमदार की विचारधारा माओवाद से गहराई से प्रभावित थी। वे मानते थे कि भारत में संसदीय लोकतंत्र एक भ्रम है और सच्ची क्रांति केवल सशस्त्र किसान विद्रोह से संभव है। उनका प्रसिद्ध उदाहरण है, जो सपना नहीं देख सकता वह दूसरों को सपना नहीं दिखा सकता, वह सच्चा क्रांतिकारी नहीं है। नक्सलवादी ने युवाओं को आकर्षित किया, जो गरीबी, जमींदारी और राजनीतिक दलों की विफलता से असंतुष्ट थे। तमिलनाडु में आंदोलन जो है तमिलनाडु से बिहार तक फैला, लेकिन हिंसक संघर्षों के कारण यह दबा दिया गया। मजूमदार को ड्रीमर रेबेल कहा जाता है। उन्होंने युवाओं को सपनों के माध्यम से क्रांति के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट जैसे समूहों में जीवित है। CPI माओवादी, जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में शहीद सप्ताह मनाते हैं। 1970-72 के बीच नक्सल आंदोलन चरम पर था, लेकिन सरकार की कार्रवाई बढ़ गई, राज की कार्रवाई। 16 जुलाई 1972 को कलकत्ता में मजूमदार को गिरफ्तार किया गया। वे छिपे हुए थे और सिगार के शौक के कारण पकड़े गए। 28 जुलाई 1972 को पुलिस की हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर उन्हें हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन गवाहों के अनुसार पुलिस ने उन्हें यातनाएं दी थी। सबको परिवार को सौंपे बिना जलाया गया, जिससे विवाद हुआ। उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन को कमज़ोर जरूर किया, लेकिन नक्सलवाद की जड़ें और मजबूत हो गई। मजूमदार की विरासत है, कुछ लोग उन्हें जननायक मानते हैं, तो सरकार जो है इनको राज के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। उनके बेटे अभिजीत मजूमदार ने कहा है कि पिता की विरासत आज भी शहरी नक्सल, अर्बन नक्सल जिससे बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे शब्दों से सताई जाती है। उनकी पत्नी लीला मजूमदार एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थी, जिनकी संस्मरण उसके बच्चे संकलित कर रहे हैं। मजूमदार ने कई लेख लिखे, जैसे 1965 क्या संदेश दे रहा है और आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ
संघर्ष जारी रखें। हाल ही में 2022 में अशोक मुखोपाध्याय की पुस्तक चारू मजूमदार द ड्रीमर रेबेल प्रकाशित हुई है, जो उनके जीवन पर आधारित है। चारू मजूमदार का जीवन धन से दरिद्रता की कहानी है। एक संपन्न परिवार से निकलकर क्रांति के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनकी विचारधारा आज भी भारत के ग्रामीण संघर्षों को प्रभावित करती है। इनकी शहादत के बाद इनके दूसरे महासचिव हुए कोंडापल्ली सीतारामैया। कोंडापल्ली सीतारामैया का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 2002 को बताया जा रहा है। इनके बारे में जानकारी कम मिलता है, इसलिए कुछ कमियां इसमें हो सकती है। भारत कम्युनिस्ट आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता और संगठक थे। वे नक्सलवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में से एक थे और CPI-ML पीपुल्स वार के संस्थापक थे, जो बाद में भारत के सबसे प्रभावशाली नक्सली संगठनों में से एक बन गया। यह बता दो कि जब CPI-ML के महासचिव मजूमदार की मृत्यु होती है या उनकी हत्या होती है, उसके बाद संगठन में बिखराव पैदा होता है और दर्जनों की संख्या में अलग अलग के ग्रुप CPI-ML करके बने हैं। इसमें से एक प्रमुख ग्रुप PWG रहा है, CPI-ML पीपुल्स वार। उनके ही संस्थापक रहे हैं कोंडापल्ली सीतारामैया। एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे सीतारामैया ने अपने जीवन को किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए सतत संघर्ष को समर्पित कर दिया। उनकी विचारधारा मजूमदार की चीनी क्रांति से प्रेरित थी और वे भारत में जनयुद्ध, पीपुल्स वार या लोक युद्ध की अवधारणा को लागू करने का प्रयास किया। हालांकि उनकी गतिविधियों ने हिंसक संघर्षों को जन्म दिया, जिससे वे राज्य के लिए प्रमुख खतरे के रूप में देखे गए। उनकी विरासत आज भी भारत के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सल आंदोलन को प्रभावित करती है। कोंडापल्ली सीतारामैया का जन्म 1914 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुडिवारा राजस्व मंडल के नंदीवारा मंडल में लिंगावरम गांव में एक धनी किसान के परिवार में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन सामाजिक असमानताओं से प्रभावित था। बचपन से ही वे कम्युनिस्ट विचारधारा से की ओर आकर्षित हुए, जो उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय हो रही थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर प्राप्त की, लेकिन औपचारिक शिक्षा को पूरा नहीं किया। युवावस्था में वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI से जुड़ गए और किसान आंदोलनों में सक्रिय हो गए। 1940 के दशक में वे तेलंगाना किसान विद्रोह में शामिल हुए, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख सशस्त्र संघर्ष था। इस विद्रोह में उन्होंने किसानों को संगठित करने और जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह के दमन के बाद उन्हें जेल की सजा मिली, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद भी वे भूमिगत गतिविधियों में शामिल हो गए। सीतारामैया का राजनीतिक सफर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPM से शुरू हुआ, लेकिन 1967 के नक्सलवादी किसान विद्रोह ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। चारू मजूमदार जैसे नेताओं की माओवादी विचारधारा से प्रेरित होकर वे मानने लगे कि भारत में सच्ची क्रांति केवल सशस्त्र किसान विद्रोह से ही संभव है। 1969 में CPI-ML के गठन के समय वे आंध्र प्रदेश में सक्रिय थे, लेकिन पार्टी के आंतरिक विभाजन और दमन के कारण 1980 में उन्होंने CPI-ML पीपुल्स वार की स्थापना की। पीपुल्स वार जो उन्होंने स्थापित किया था, उसका उद्देश्य माओ के सिद्धांत लोकयुद्ध को लागू करना था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आधार बनाकर शहरों पर कब्जा करने की रणनीति अपनाई गई। पीपुल्स वार ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से फैलाव किया। संगठन ने जमींदारों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हमले किए, जिससे हजारों मौतें हुई है। सीतारामैया ने पीपुल्स वार को एक सन्निकृत संगठन बनाया, जिसमें गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी जाती थी। 1980 के दशक में पीपुल्स वार ने कई प्रमुख घटनाओं का अंजाम दिया, जैसे कि पुलिस स्टेशनों पर हमले और भूमि सुधार के लिए हिंसक कार्रवाई। उनकी रणनीति में महिलाओं और आदिवासियों को शामिल करना भी प्रमुख था, जिससे संगठन को ग्रामीणों का समर्थन मिला। हालांकि राज्य सरकार ने पीपुल्स वार को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और सीतारामैया पर कई तरह का इनाम घोषित कर दिया। सीतारामैया की विचारधारा पूरी तरह से माओवादी थी। वे मानते थे कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र एक झूठा प्रणाली है और सत्ता को केवल सशस्त्र विद्रोह से ही उखाड़ा जा सकता है। उन्होंने जनयुद्ध को भारत की परिस्थितियों में अनुकूल बताया, जहां किसान और मजदूर को नेतृत्व करना चाहिए। पीपुल्स वार के माध्यम से उन्होंने
आदिवासी अधिकारों, भूमि वितरण और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में पीपुल्स वार ने 1980 से 1990 के दशक में भारत के रेड कॉरिडोर को मजबूत किया, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का नाम है। उनकी विरासत विवादास्पद रही है। समर्थक उन्हें क्रांतिकारी किसानों का मसीहा मानते हैं जिन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन आलोचक यानी सत्ता उन्हें हिंसा का प्रचारक कहते हैं। पीपुल्स वार 2004 में सीपीआई माओवादी के तहत गठन किया नई पार्टी के रूप में अन्य दलों को मिला करके, जो आज भी सक्रिय है। सीतारामैया की मृत्यु के बाद भी उनके विचार नक्सल आंदोलन को प्रेरित करते हैं। 1980 के दशक में पीपुल्स वार पर जब दबाव बढ़ गया, 1993 में स्वास्थ्य समस्याओं का सीतारामैया ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण जीवन जीने का वादा किया, लेकिन फिर बाद में वे भूमिगत हो गए। वास्तव में 1993 में उन्होंने तेलंगाना में सरेंडर किया, लेकिन वह एक राजनीतिक कदम था। वे कई वर्षों तक भूमिगत रहे और पीपुल्स वार को नेतृत्व करते रहे। अंततः 12 अप्रैल 2002 में हैदराबाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की आधिकारिक के कारण बुढ़ापे से संबंधित बीमारियां बताई गई, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार पुलिस कार्रवाई और स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभाव था। उनकी मृत्यु, हालांकि इसमें एक विवाद है, क्योंकि सीपीआईएमएल पीपुल्स वार जो था उसमें एक आंतरिक संकट के तौर पर एक दस्तावेज प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि कहा गया था कि सीतारामैया नीतियों को बदलना चाहते थे और पार्टी के जो मुख्य घटक थे गणपति, वो इनके विरोध में थे। तो कई सारा कारण रहा है जिस कारण कि सीतारामैया संगठन से अलग हो गए और पार्टी गणपति के नेतृत्व में आगे बढ़ चली। तो फिर भी सीतारामैया जो है सीपीआईएमएल पीपुल्स वार के और ख़ास करके सीपीआई माओवादी के इतिहास में एक बड़े महासचिव के रूप में देखे जाते रहे हैं। कोंडापल्ली सीतारामैया की विरासत नस्ल आंदोलन में अमिट है। पीपुल्स वार ने भारत के ग्रामीण विकास और आदिवासी मुद्दों पर बहस छेड़ी। भारत की क्रांतिकारी जनता उन्हें आज भी क्रांतिकारी नेता के रूप में याद करते हैं। साहित्यिक रूप से उन्होंने कई लेख और दस्तावेज लिखे जो माओवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, जैसे कि जनयुद्ध की रणनीति पर नोट्स। हाल के वर्षों में उनके जीवन पर कई किताबें डॉक्यूमेंट्री बनी है जो नक्सलवाद के इतिहास समझने में मदद करती है। सीतारामैया के जीवन एक साधारण किसान से क्रांतिकारी बनने की प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन यह हिंसा और संघर्ष से भरा भी रहा है। उनकी विचारधारा आज भी भारत के सामाजिक आर्थिक असमानताओं को संबोधित करने के संदर्भ में प्रासंगिक बनी हुई है। सीपीआई माओवादी के तीसरे महासचिव रहे हैं गणपति, और काफ़ी लंबे समय तक सीपीआई माओवादी के उन्होंने ही नेतृत्व दिया, बल्कि 91 से लेकर के आप कह सकते हैं 2018 तक लंबा वक्त इन्होंने नेतृत्व किया था सीपीआई माओवादी का। गणपति का असली नाम था मुपल्ला लक्ष्मण राव। भारतीय कम्युनिस्ट माओवादी आंदोलन के प्रमुख नेता और लंबे समय से सक्रिय नेता रहे हैं। वे सीपीआई माओइस्ट के पूर्व महासचिव थे, जो भारत में एक प्रतिबंधित माओवादी संगठन है। गणपति का जन्म 16 जून 1949 ईस्वी को तेलंगाना, अब आंध्र प्रदेश है, तत्काल का मतलब आंध्र प्रदेश था, अब तक तेलंगाना रहा है, कि करीमनगर जिले के बीरपुर गांव में एक जमींदार किसान परिवार में गणपति का जन्म हुआ और उन्होंने अपना जीवन जो है किसानों और मजदूरों के सशक्त संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। उनकी विचारधारा माओवादियों की चीनी क्रांति से प्रेरित थी और उन्होंने नक्सलवाद प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणपति को भारत के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में माना जाता है, जिनके सिर पर सबसे अधिक इनाम 3 करोड़ 60 लाख रुपया है। हालांकि 2018 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उनकी गतिविधियाँ सीमित हो गई। 25 तक वे सक्रिय भूमिका में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत नक्सल आंदोलन में जीवित है। मुपल्ला लक्ष्मण राव का जन्म 16 जून 1949 तेलंगाना के जगतियाल जिले के बीरपुर गांव में गोपाल राव के परिवार में हुआ। उनका परिवार एक संपन्न किसान जमींदार परिवार से था, लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानताओं से प्रभावित था। बचपन से ही वे सामाजिक न्याय और किसानों के अधिकार के प्रति जागरूक थे। उन्होंने विज्ञान में बीएससी और बीएड किया। शिक्षा पूरी करने के बाद वे करीमनगर जिले के एली गेटू गांव में एक स्कूल शिक्षक के रूप में कार्यरत हुए। इस दौरान वे छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाते थे।
1970 के दशक में जब वारंगल में उच्च शिक्षा के लिए गए तो वे नक्सली आंदोलन के संपर्क में आए। वहाँ उन्होंने नल्ला आदि रेड्डी और कोंडापल्ली सीतारामैया जैसे प्रमुख माओवादी नेताओं से मुलाकात की। सीतारामैया, जो CPI-ML पीपुल्स वार के संस्थापक थे, ने उन्हें प्रभावित किया। 1974 में गणपति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूर्णकालिक रूप से नक्सली आंदोलन में शामिल हो गए। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले वे ग्रामीण युवाओं को संगठित करने में सक्रिय थे। गणपति का राजनीतिक सफर CPI-ML पीपुल्स वार से शुरू हुआ है, जो कोंडापल्ली सीतारामैया द्वारा 1980 में स्थापित किया गया था। वे पीपुल्स वार के प्रारंभिक सदस्यों में से एक थे और जल्द ही वे संगठन में ऊंचे पदों पर पहुंच गए। 1970 के दशक के अंत में पेद्दापल्ली दलम सशस्त्र दस्ता के कमांडर बने, जो करीमनगर जिले में सक्रिय था। बाद में वे करीमनगर जिला कमेटी के सचिव बने और आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी तथा सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी COC के सदस्य चुने गए। 1980 के दशक में गणपति ने PW को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जमींदारों, पुलिस और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाइयों के प्रणेता थे। 1991 में जो कोंडापल्ली सीतारामैया का निधन हुआ, हालांकि यहाँ पर 91 में उनकी मृत्यु की बात लिखी जा रही है, तो और दूसरी जगह जो है 2002 में, तो कहना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन लगता है इसमें 1991 में कोंडापल्ली सीतारामैया जो है पार्टी छोड़ दिए थे। उसके बाद ही गणपति जो है इस पद पर आए थे। 1991 में जब कोंडापल्ली सीतारामैया का पार्टी छोड़ दिए थे तो पार्टी में वैचारिक विभाजन हुआ। गणपति ने उसके बाद उसका महासचिव का पद संभाला। 2004 में CPI-ML पीपुल्स वार और माइस्ट ग्रुप जो थे CPI-ML क्या बोलते हैं उसको, MCCI, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के विलय से CPI माओवादी का गठन हुआ और गणपति इसके पहले महासचिव बने। उन्होंने संगठन को पीपुल्स वार की रणनीति पर चलाया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधार बनाकर शहरी क्षेत्रों पर कब्जा करने की नीति पर आधारित थी। गणपति के नेतृत्व में CPI माओवादी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की सीमा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के रेड कॉरिडोर में तेजी से विस्तार किया। प्रमुख घटनाओं में 2010 के दंतेवाड़ा हमला और विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर हमले शामिल थे। 2004 से 2018 के दौरान संगठन ने कई बड़ी कार्रवाइयाँ की, जिसमें हजारों खूंखार पुलिसकर्मियों की मौतें हुई। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादियों को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। गणपति ने कई शांति वार्ताओं को अस्वीकार किया, क्योंकि सरकार शांति वार्ताओं के नाम पर माओवादियों की हत्या के खिलाफ अभियान चलाती थी। लेकिन 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार से साथ बातचीत करने की कोशिश की, जो कि असफल हो गया। गणपति की विचारधारा पूरी तरह से माओवादी थी। वे मानते थे कि भारत की लोकतंत्र एक झूठी व्यवस्था है और सच्ची क्रांति केवल सशस्त्र किसान विद्रोह से ही संभव है। उन्होंने माओ के जनयुद्ध सिद्धांत को भारत की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया, इसमें आदिवासियों, किसानों और मजदूरों को मुख्य भूमिका दी गई। 2010 में उन्होंने यान मेडल और गौतम नवलखा को दी एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी का इतिहास नक्सलवादी विद्रोह 1967 से जुड़ा है और वे संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। गणपति ने कई लेख और दस्तावेज लिखे जो माओवादी सिद्धांत पर आधारित थे, जैसे कि पार्टी के गठन और रणनीति पर। भारत की जनता ने कभी उन्हें शोषित वर्गों का मसीहा मानती है, जिन्होंने भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार और आलोचक उन्हें हिंसा का प्रचारक कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गणपति के नेतृत्व में ही पूरे भारत में जितने भी नक्सल आंदोलन रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में चल रहे थे, ग्रुप बना करके उन सबको एकजुट किया। गणपति की ये सबसे बड़ी देन माओवादी के इतिहास में कही जाएगी। गणपति के जीवन भूमिगत रहा। 1977 में उन्हें हिंसा और की आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1969 में जमानत पर रिहा होने के बाद वे भूमिगत हो गए। उसके बाद 30 वर्षों से अधिक समय तक वे कानून से बचते रहे। उनके सिर पर विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए का इनाम था। नवंबर 18 में स्वास्थ्य समस्याओं
जिसमें कि उम्र बढ़ने के कारण जो होता है कि कारण गणपति ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर नंबाला केशव राव उर्फ बासवराज को नियुक्त किया गया, जो संगठन के सैन्य प्रमुख थे। उनके इस्तीफे के बाद खबरें आई कि गणपति नेपाल के रास्ते फिलीपींस चले गए हैं। 2020 में मीडिया में सरेंडर की अफवाहें उड़ी, लेकिन सीपीआई माओवादियों ने खारिज कर दिया और कहा कि यह सरकार की साजिश है। 25 तक कोई पुष्टि नहीं है कि सरेंडर कर चुके या गिरफ्तार हुए हैं या वे कहाँ हैं। कहा जाता है कि वे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों या आंध्र उड़ीसा सीमा पर भूमिगत हो सकते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता कम हो गई है। गणपति की विरासत जो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है नक्सल आंदोलन में, माओवादी आंदोलन में। उन्होंने पीपुल्स वार से सीपीआई माओइस्ट तक का संगठन को मजबूत किया और माओवाद को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। भारत की जनता उन्हें क्रांतिकारी विचारक मानते हैं, जबकि सरकार उन्हें खतरनाक आतंकवादी। साहित्यिक रूप से उन्होंने कई साक्षात्कार और दस्तावेज दिए, जैसे 2010 का साक्षात्कार जहां उन्होंने पार्टी के इतिहास और सरकार की नीतियों की आलोचना की। उनके जीवन पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनी है जो नक्सलवाद के इतिहास समझने में मदद करती है। गणपति का जीवन एक शिक्षक से माओवादी नेता बनने की प्रेरणादायक कहानी है। उनकी उम्र 2025 में 76 वर्ष है और स्वास्थ्य के कारण अब वे सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी रेड कॉरिडोर के संघर्ष को दिशा दे रहे हैं। उनके चौथे महासचिव रहे हैं बासवराज। महासचिव बासवराज, जिनका वास्तविक नाम नंबाला केशव राव था, भारत कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख सैन्य रणनीतिकार थे और नेता थे। वे सीपीआई माओवादी के महासचिव और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख रहे थे। 1955 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियानापेट गांव में एक साधारण परिवार में जन्म लिए बासवराज ने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद वे नक्सली मूवमेंट में कूद पड़े। केशवराज जो थे ये आपको दलित समुदाय से आते थे और इसीलिए कहा जाता है कि इसे दलित समुदाय के आने वाले जो नेतृत्व रहे हैं वास्तव में शोषित समाज के ही सच्चे प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिनिधित्व करते रहे और माओवादी जो है इसीलिए सच्चे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्टी कहलाता भी रहा है। उनकी विचारधारा माओ त्से-तुंग की लोकयुद्ध से प्रेरित थी और उन्होंने कई प्रमुख हमलों का मास्टरमाइंड मतलब हेड रहने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बासवराज जो भारत के सबसे अधिक वांछित में गिने जाते थे, उनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था लगभग। हालांकि 21 मई 25 को छत्तीसगढ़ के मुजमार क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई, जिसमें 27 अन्य माओवादी गुरिल्ला शहीद हुए। यह घटना नक्सल आंदोलन के लिए बड़ा झटका माना जाता रहा है, क्योंकि ये 4 दशकों के विद्रोह में वे पहले सक्रिय महासचिव थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया। उनकी मृत्यु के बाद संगठन ने थिपरी तिरुपति उर्फ देव जी को नया महासचिव नियुक्त किया। नंबाला केशव राव का जन्म 10 जुलाई 1955 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियानापेटा गांव में एक स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानताओं से प्रभावित था। बचपन से ही वे सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक थे। उन्होंने वारंगल के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो वर्तमान में NIT वारंगल है, से बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दौरान वे कबड्डी के खिलाड़ी भी थे और रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य बने, जो वामपंथी छात्र संगठन था। 70 के दशक में वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML पीपुल्स वार से जुड़े। इसमें एक मजेदार चीज़ देखिएगा, जितने भी लोग रहे हैं महासचिव बने हैं, खास करके बड़े पैमाने पर जो माओवादी आंदोलन में जुड़े रहे हैं दक्षिण में, उनमें से अधिकांश लोग RSU से जुड़े रहे हैं, मतलब क्रांतिकारी वाम छात्र संगठन से जुड़े रहे हैं और उसके बाद वो इधर कन्वर्ट हुए। 1980 में RSU और RSS के छात्र संगठन संगठन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। बेल पर रिहा होने के बाद वे भूमिगत हो गए और पूर्णकालिक रूप से नक्सल आंदोलन में शामिल हो गए। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि ने उन्हें सैन्य रणनीति, गुरिल्ला युद्ध और IED बनाने में विशेषज्ञता प्रदान की। 1987 ईस्वी में उन्होंने LTTE के जंगल युद्ध और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो बाद में उनके हमलों में उपयोगी साबित हुआ।
बासवराज का राजनीतिक सफर 1980 के दशक में सीपीआईएमएल पेपुसवार से शुरू हुआ। वे जल्द ही संगठन के सैन्य विंग में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। 1991 में वे सीएमसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य बने और 2001 में इसके प्रमुख चुने गए। 2004 में सीपीआईएमएल पेपुसवार और एमसीसीआई के विलय से बना सीपीआई माओइस्ट का गठन हुआ। इसमें बासवराज सीएमसी के सचिव बने। उन्होंने संगठन को लोकयुद्ध की नीति पर चलाया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधार बनाकर शहरी क्षेत्रों में कब्जा करने की रणनीति पर आधारित था। 1918 में स्वास्थ्य कारणों से गोपाल लक्ष्मण राव गणपति के इस्तीफे के बाद बासवराज सीपीआई माओवादी के महासचिव बने। उनके नेतृत्व में संगठन ने रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड आदि में विस्तार किया। वे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई वर्षों तक मौजूद रहे, भूमिगत रहे। वे जिन प्रमुख घटनाओं में शामिल थे वो इस प्रकार हैं। 10 में जो 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे उसमें भी उनकी भूमिका थी। 13 में झीरम घाटी हमला में भी 27 जो कांग्रेस के नेता लोग मारे गए थे, महेंद्र कर्मा वगैरह, उसमें उनकी भूमिका थी। लातेहार एम्बुश उनके कार्यकाल में हुआ जो 13 में हुआ था। 18 में आईडी ब्लास्ट में 9 जवान मारे गए थे, उसमें थे भूमिका। गढ़चिरौली में लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था। 21 में सुकमा बीजापुर एम्बुश हुआ था। 23 में आईडी बम ब्लास्ट हुआ था दंतेवाड़ा में। और 25 में बीजापुर आईडी हमला में 8 जवान और 1 चालक मारा गया था। इसमें इनकी भूमिका बताई जाती है। बासवराज ने संगठन को पुनर्गठित किया, सशस्त्र दलों को मजबूत किया और राज्य की निगरानी का मुकाबला करने के लिए केंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई। वे तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और गोंडी भाषाओं में पारंगत थे और हमेशा कंपनी नंबर 7 के साथ रहते थे। बासवराज की विचारधारा जो था मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पर आधारित था। वे मानते थे कि भारतीय लोकतंत्र झूठी व्यवस्था है और सच्ची क्रांति केवल सशस्त्र विद्रोह से ही संभव है, सशस्त्र किसान विद्रोह। उन्होंने माओ के सिद्धांतों को आज के भारत की परिस्थिति के अनुकूल बताया, जिसमें आदिवासी किसानों और मजदूरों को मुख्य भूमिका दी गई। उनके नेतृत्व में सीपीआई माओवादी ने भूमि सुधार, आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। क्रांतिकारी जनता उन्हें शोषित वर्गों का योद्धा मानती है, जिन्होंने कारपोरेट शोषण और सरकारी दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन सरकार और आलोचक उन्हें हिंसा की चालक कहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा माओवादियों को भारत का आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बताने के बाद भी बासवराज ने शांतिपूर्ण वार्ताओं को अस्वीकार किया। उनकी मृत्यु ने नक्सल आंदोलन को कमजोर जरूर किया, लेकिन संगठन ने इसे फांसीवादी दमन बताते हुए संघर्ष जारी रखने का वादा किया। वामपंथी दल से सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल लिबरेशन ने उनकी मृत्यु की निंदा की और दुनिया भर में इसका विरोध किया गया। 21 मई 25 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों में ऑपरेशन कगार के दौरान सीआरपीएफ और अन्य बलों ने बासवराज और 27 अन्य नक्सलियों को मार गिराया। यह 50 घंटे चलने वाली लंबी मुठभेड़ थी, जिसमें खुफिया जानकारी के आधार पर वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता बताया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेखनीय सफलता कहा। यहाँ डीआरजी बारे में बताना चाहेंगे। डीआरजी वह पुलिस का एक हिस्सा है जिसमें कि मुख्य रूप से आत्मसमर्पण किए गए माओवादी को भर्ती किया जाता है और ये चूँकि माओवादी की तमाम गतिविधियों से ये वाकिफ़ रहते हैं, चलने फिरने, सोने घूमने जाने आने तमाम तरीके की चीज़ों से ये वाकिफ़ रहते हैं डीआरजी के लोग, इसीलिए इनका वार जो है ज़्यादा घातक, ज़्यादा अंदरूनी नुकसान पहुंचा पाया है। बासवराज के सबके साथ AK-47 आईडी सामग्री और दस्तावेज बरामद हुए। उनकी मृत्यु के बाद परिवार ने सब सौंपने की मांग की, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने 26 मई 25 को नारायणपुर में ही अंतिम संस्कार कर दिया, दावा करते हुए कि कोई दावेदार नहीं आया। परिवार ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन पुलिस ने सब सौंपने से इनकार कर दिया। यह घटना विवादास्पद रही और परिवार ने अवमानना याचिका दायर की, इसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। बासवराज की मृत्यु ने संगठन में नेतृत्व का वैक्यूम पैदा किया, जिसे सितंबर 25 में थिप्पी तिरुपति देव जी ने भरा। ये 5वें महासचिव थे देव जी, जब ही कार्यरत हैं। बासवराज की विरासत आंदोलन में अमिट है। उन्होंने संगठन को एकीकृत किया और सैन्य क्षमता बढ़ाई, लेकिन इससे हिंसक संघर्ष बढ़े।
उनके अनुयायी उन्हें क्रांतिकारी राजनीतिकार मानते हैं, जबकि सरकार उन्हें आतंकवादी। साहित्यिक रूप से उन्होंने कई दस्तावेज और लेख लिखे जो माओवादी सिद्धांतों पर आधारित थे। उनकी मृत्यु के बाद अंतर्राष्ट्रीय माओवादी समूह जैसे ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, तुर्की आदि जैसे देशों में शोक सभाएँ हुई और भारत में जदयू का समर्थन किया। बसवराज का जीवन एक इंजीनियर से माओवादी नेता बनने की कहानी है जो हिंसा और संघर्ष से भरा रहा। उनकी मृत्यु ने नक्सलवाद को कमज़ोर किया, लेकिन सामाजिक आर्थिक मुद्दे आज भी भारत में प्रासंगिक बने हुए हैं। अब 5वें महासचिव जो हैं देव जी, जो भी चुने गए हैं, इनका पृष्ठभूमि इस प्रकार है। माओवादी महासचिव देव जी, जिनका वास्तविक नाम थिप्री तिरुपति है, भारतीय माओवादी आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता है। वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के पॉलिट ब्यूरो सदस्य और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रमुख रहे हैं। सितंबर 25 में नंबला केशवराव बसवराज की मृत्यु के बाद वे पार्टी के नए महासचिव बने। तेलंगाना के एक दलित मदिगा समुदाय परिवार से आने वाले देवजी ने 1983 में माओवादी आंदोलन में प्रवेश किया और 4 दशकों से अधिक समय से भूमिगत जीवन जी रहे हैं। उनकी राजनीतिक क्षमता विशेष रूप से गुरिल्ला वार और सशस्त्र हमलों में उन्हें संगठन का एक प्रमुख स्तंभ बनाती है। देव जी को भारत के सबसे वांछित नक्सली नेताओं में गिना जाता है, जिनके सिर पर सरकार द्वारा 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। उनकी नियुक्ति नक्सल आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो वर्तमान में संगठनात्मक संकट और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों से जूझ रहा है। देव जी की उम्र लगभग 60 साल है और वे दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ का बस्तर में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। थिप्री तिरुपति देव जी का जन्म 1960 के दशक के प्रारंभ में तेलंगाना के जगतियाल जिले के गोरुटला कस्बे के अंबेडकर नगर कॉलोनी में एक साधारण दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम वेंकट नरसैया था और परिवार मदिगा समुदाय अनुसूचित जाति का एक उपसमूह है से संबंधित था। बचपन से ही सामाजिक आर्थिक असमानताओं और जातिगत भेदभाव से प्रभावित होने के कारण वे वामपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और डिग्री स्नातक करने के दौरान रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े, जो माओवादी प्रभावित छात्र संगठन था। 83 में जब वे डिग्री कर रहे थे, तिरुपति RSU के विचारधारा से गहराई से प्रभावित हुए। उस समय ABVP और RSU के बीच छात्र संघर्ष आम बात था और इसमें भाग लेने के कारण उनके खिलाफ कई पुलिस मामले दर्ज हुए। वर्ष के अंत तक वे भूमिगत हो गए, पूर्णकालिक रूप से माओवादी आंदोलन में शामिल हो गए। उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें दलित और आदिवासी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने वाला नेता बताया, जो नक्सलवाद के ग्रामीण आधार को मजबूत करने में सहायक साबित हुई। देवजी का राजनीतिक सफर 1983 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी पीपुल्स वार में CPI पीपुल्स वार से शुरू हुआ, जो बाद में CPI माओइस्ट का हिस्सा बना। वे जल्द ही संगठन के सैन्य विंग में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। 2004 में पीपुल्स वार और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से CPI माओवादी के गठन के समय वे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य बने। उन्हें पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो माओवादियों का सशस्त्र संगठन है। देवजी दंडकारण्य वन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा में गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने नई भर्तियों के लिए बुनियादी कम्युनिस्ट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना में योगदान दिया, जो 2009 की सेंट्रल कमेटी बैठक में निर्णय लिया गया था। 2018 में गणपति के इस्तीफे के बाद बसवराज महासचिव बने, लेकिन देवजी CMC प्रमुख बने रहे। सितंबर 25 में बसवराज की मृत्यु 21 मई 2025 में जो इनकाउंटर हुआ था के बाद इंद्रावती एरिया कमेटी की बैठक में देवजी को नया महासचिव नियुक्त किया गया। यह तीसरा तेलुगु नेता है जो इस पद पर पहुंचे। पहले गणपति, फिर बसवराज और देवजी का सचिव को महासचिव बनाया गया। देवजी की नियुक्ति संगठन के संकटपूर्ण दौर में हुई, जब ऑपरेशन कगार के तहत नेताओं पर दबाव बढ़ा हुआ है। देवजी की विचारधारा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद पर आधारित है। वे भारतीय लोकतंत्र को झूठी व्यवस्था मानते हैं और सशस्त्र जनयुद्ध को एकमात्र रास्ता बताते हैं। उन्होंने माओ के गुरिल्ला युद्ध सिद्धांतों को दंडकारण्य की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया, जिसमें आदिवासियों, दलितों और किसानों को मुख्य भूमिका दी गई। देवजी ने भूमि सुधार, जातिगत न्याय, सामाजिक आदिवासी अधिकारों और कॉर्पोरेट शोषण के खिलाफ संघर्ष पर जोर दिया। उनकी रणनीति में दक्षिण भारत, तेलंगाना, आंध्र से भी भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण प्रमुख है।
जनता उन्हें दलित आदिवासी संघर्ष का प्रतीक मानते हैं, जिन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, भारत सरकार उन्हें हिंसा का इशारा करती है। देव जी की नियुक्ति से माओवादियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, लेकिन संगठन की आंतरिक कला, जिसे सोनू जी के साथ प्रतिस्पर्धा और नेतृत्व के व्यक्तियों का सामना करना पड़ा। यहाँ होता चाहूँगा को सोनू जो है अभय जिनके नाम है, उनका साथ एक आंतरिक कला का बातें सामने आ रही है, जिस कारण कि सोनू की तरफ से, या अभय नाम है, सिपाही माओवादी प्रवक्ता है, उनका ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसमें अब ये जो है सशस्त्र संघर्ष से किनारा करने की बात कहे हैं और बिना किसी शर्त के हथियार डालने की बात पर सहमत होते दिख रहे हैं, जो जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही किया था। देव जी का वैवाहिक जीवन दुखद रहा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला सृजना से विवाह किया, जो माओवादी संगठन की जिला सचिव थी। सृजना की मृत्यु महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में एक मुठभेड़ में कोरोना महामारी के दौरान हो गई। देव जी का जीवन पूरी तरह से भूमिगत है। वे दंडकारण्य के घने जंगलों में छिपे रहते हैं। उनके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। वे तेलुगु, हिंदी और स्थानीय बोलियों में पारंगत हैं। 25 तक देव जी सक्रिय महासचिव है, लेकिन ऑपरेशन तगार के कारण संगठन की कोर कमेटी की बैठकें बाधित है। खुफिया एजेंसियां उन्हें दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर दंतेवाड़ा में सक्रिय मानती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की असंगत खबर नहीं है। सुरक्षा बल तेजी से इनकी तलाश कर रही है। देव जी की विरासत नस्ल आंदोलन में सैन्य रणनीति और दलित नेतृत्व के रूप में अमिट है। उन्होंने पीएलजे को मजबूत किया और दंडकारण्य को माओवादियों का घर बनाया। जनता उन्हें रणनीतिकार के रूप में जानती है और देखती है, जबकि उन्हें सरकार जो है आतंकवादी के रूप में। साहित्यिक रूप से उन्होंने माओवादी दस्तावेजों और लेखों में योगदान दिया, जो गुरिल्ला युद्ध और जनयुद्ध पर आधारित है। उनकी नियुक्ति के बाद संगठन ने संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन हिंसा में कमी, 25 नस्ली घटनाएं घटी है, ने माओवाद को कमजोर किया है। देव जी का जीवन एक दलित युवा से माओवादी महासचिव बनने की कहानी है, जो सामाजिक न्याय की खोज में हिंसा के राह पर बढ़ चले। उनका विचारधारा आज भी भारत के ग्रामीण आदिवासी संघर्षों को प्रभावित करती है, लेकिन राज्य की कार्रवाई से खतरा बढ़ा है, तो वहीं देश भर के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, शोषितों की आंखों में उम्मीद की चिंगारियां भड़कने लगी है। यह था सीपीआई माओवादी के 5 महासचिवों का एक संक्षिप्त परिचय चर्चा, जिसका मैंने बताया आपको। और इन चीज़ों के बाद अब जो दिख रहा है देव जी के बनने के बाद, संगठन के अंदर में आंतरिक कला या जो भी है वो काफ़ी तेज हुआ है। और ऐसे में जो निर्णय लिया गया है संगठन के एक हिस्से की तरफ से, सोनू प्रवक्ता रहे हैं या अभय नाम से वो जारी करते रहे प्रेस विज्ञप्ति, तो इसमें अब क्या स्थिति होने जा रही है ये तो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन एक चीज़ तय है, देव जी का महासचिव बनना कईयों को रास नहीं आया और संगठन के अंदर में ही एक अंतर्विरोध का कारण बना, जिस कारण संभवतः जो है सुजाता ने आत्मसमर्पण किया और अभय ने अब पूरी पार्टी को ही आत्मसमर्पण करने के मामले पर सहमत करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस कारण से जो है देव जी का राजनीतिक सफर जो है महासचिव के तौर पर बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब वो किस तरह से पार्टी को निर्देशित कर पाते हैं, किस तरीके से ऐसे समय में जबकि पार्टी पर लगातार हमले हो रहे हैं, पार्टी के नेतृत्व आपस में बैठ करके बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस आयोजित करना तो दूर, अब तो छोटी सी बैठक भी बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है। अभी लगातार उनके सीसीएम मारे गए हैं, बालकृष्ण हो या फिर सहदेव सोरेन जो कि झारखंड में मारे गए थे सोमवार को। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस परिस्थिति में, और इसी वजह है कि देव जी का जो कार्यकाल है संभवतः बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाला है। इस चीज़ों से देव जी कैसे निपटते हैं और आगे बढ़ते हैं यह भविष्य में देखेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि CPI-ML टिप्पू सवार से होते हुए CPI-ML टिप्पू सवार और CPI माओवादी, ये धाराएँ जो है इनके महासचिव एक सीरीज रही है। अजमदास हों, कंडापल्ली सीतारामैया हों, गणपति हों, बासवराज हों और अब देव जी हों, ये कंटिन्यूटी में रहा है।
और यह भारत की जनता की सबसे बड़ी सफलता है कि इन्होंने लगातार संघर्ष को बनाए रखा, चीज़ों को एकजुट रखा। सरकार के सवाल मजबूती से पेश करता रहा। ये कैसा लगा बातचीत आपको, और इस पर बताएंगे, और जो भी आपकी राय हो उस पर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार, मैं होमिस्ट रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।